हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। उम्मीद करता हूँ कि खूब आनंद के साथ में आप अध्ययन कर रहे होंगे और लगातार अपने कर्म पथ पर आगे बढ़कर के सफलता के नज़दीक पहुँच रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग विस्तार की बात कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आई और इसका कहाँ कहाँ विस्तार था। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में हम लोगों ने एक बात की थी पिछली क्लास में हमारी। हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था ठीक इस प्रकार से 3 देशों में था। 3 देशों में, 3 देश कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ से यदि आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वर्तमान में सर्वाधिक कहाँ, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में भारत में विस्तार सर्वाधिक है। यदि प्रश्न बने कि स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार सर्वाधिक कहाँ था, तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्वाधिक विस्तार तो जो था वो पाकिस्तान में था। क्यों था? किस कारण से था? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक जो स्थल थे वो ज़्यादातर हमें सिंधु नदी के किनारे हमें प्राप्त हुए थे। और सिंधु नदी की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपका सीधा सीधा पाकिस्तान में घुस जाती है। सिंधु नदी सीधे सीधे यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। फिर उसके बाद में सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सारे के सारे इधर पाकिस्तान में आती है। तो ज़्यादातर जो प्रारंभिक समय में जो स्थल खोजे गए थे वो प्रारंभिक समय में स्थल कहाँ थे? पाकिस्तान में थे। लेकिन जैसे स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्र भारत जो था वो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र बने, और उसके बाद में स्थितियां ठीक विपरीत हो गई, क्योंकि ज़्यादातर जो स्थल थे वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। अब इस दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो भारत जो था, स्वतंत्र भारत, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा कि स्वतंत्र भारत सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण से निर्धन हो चला था, क्योंकि ज़्यादातर स्थल कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। खैर, ये बात हम लोग कर चुके थे, हम विस्तार की बात कर रहे थे। इसी विस्तार को हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि और किस प्रकार से, कितना इसका क्षेत्रफल था, क्या इसका आकार है, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम यदि बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की, अब यहाँ से सीधे सीधे आपके प्रश्न आते हैं कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी छोर बताइए। साथ ही साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है उत्तर के साथ में उत्तरतम जब बिंदु लग जाता है तो उत्तरतम बिंदु हमने बात कर ली सोर्दगोई और मुंडीकोक। सोर्दगोई और मुंडीकोक ये दोनों के दोनों क्षेत्र का हमारे कहाँ पर पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। खैर, हम इसके चारों बिंदुओं की बात करने वाले हैं। चारों बिंदु कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यदि हम बात करें इधर उत्तर में, तो ध्यान से सुनिएगा साहब, उत्तर में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी बिंदु है, माफ कीजिएगा, वो है आपका मांडा। उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा। और मांडा की यदि हम बात करें तो मांडा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर हमारी भारत की आंखों का नूर, अखनूर, जिला कौन सा है? जिला अखनूर, जिला अखनूर। तो पहला ही बेसिक सा प्रश्न ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर कौन सा है? तो मांडा है। मांडा कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जिला कौन सा है? अखनूर है। जिला कौन सा है? अखनूर है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर यहीं से आपका प्रश्न आता है कि मांडा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? मांडा कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कि मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे है। नदी कौन सी है इसकी? चेनाब नदी। ध्यान दें, ये पूरा का पूरा उत्तरी भारत, यहाँ से सिंधु आती है, झेलम आती है, चेनाब आती है, रावी आती है, व्यास आती है, सतलज आती है, घग्गर आती है ना। इस प्रकार से ये संपूर्ण यदि हम देखें तो यहाँ 7 नदियां हैं। इसी क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सिंधु प्रदेश। अब यहाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, ये वाली जो नदी है, इस नदी के तट के ऊपर है कौन सा?
मांडा। तो ये इसका उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? उत्तरी बिंदु है। ज्यादातर जो स्थल थे वो प्रारंभिक समय में सिंधु नदी के किनारे और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही उत्खनित किए गए थे। इसीलिए दोस्तों इसका नाम भी क्या रखा गया था? सिंधु सभ्यता। क्या रखा था? आगे हम नामकरण की चर्चा करने वाले हैं। खैर, पहली बात ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो उत्तरी भाग, उत्तरी छोर इसका कौन सा है? मांडा है। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। जिला क्या है इसका? अखनूर है। नदी कौन सी है? चेनाब। यदि हम दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिण में, ध्यान से सुनिएगा, द याद रखिएगा। दक्षिण भाग में द से दे याद कैसे रखेंगे? देमाबाद। दक्षिणी जो छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा है? देमाबाद है। कौन सा है? देमाबाद। और देमाबाद आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है। देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम क्या है? अहमदनगर। जिला कौन सा है? अहमदनगर। अब यहाँ पर एक विशेष बात मैं आप लोगों को करने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करते हैं दक्षिणी भारत की, तो ये हमारा महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, यही महाराष्ट्र में मुख्यतः जो नदी बहती है वो नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी। और इसी गोदावरी की एक सहायक नदी है कौन सी? परवरा। कौन सी नदी है? परवरा। तो मुख्यतः यदि हम बात करें देमाबाद की, तो देमाबाद जो है मूल रूप से, विशेष रूप से परवरा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? परवरा। लेकिन कई बार एग्जाम में परवरा नहीं आकर के आपको शब्द दे दिया जाएगा और गोदावरी, शब्द क्या दिया जाएगा? गोदावरी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? गोदावरी के ऊपर टिक करना। अब यहाँ पर देखो स्थितियां और बदलती है। किस प्रकार से कि एग्जामिनर क्या होता है कि कई बार आपका विशद जो ज्ञान है उसको चेक करने की दृष्टिकोण से दोनों ही ऑप्शन डाल देता है। दोनों ऑप्शन आई मीन टू से कि परवरा भी डाल देगा और गोदावरी भी डाल देगा। यदि दोनों ऑप्शन एक साथ में हो तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपको उत्तर करना है परवरा। क्या करना है? परवरा। क्योंकि मूल रूप से जो ये देमाबाद है वो देमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? परवरा नदी के किनारे। ये आपको विशेष स्मरणीय तथ्य आप लोगों के लिए। तो नदी इसकी कौन सी है? परवरा नदी। और परवरा नदी जो है वो किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। तो दोनों ही चीजें वहां पर आ सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा, गोदावरी की सहायक है ये। आ गई बात समझ में? तो कई बार एग्जामिनर वहां पर हो सकता है कि परवरा नदी नहीं दे, सीधे सीधे गोदावरी दे दे। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? गोदावरी करना है। और गोदावरी और परवरा यदि दोनों आ जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना है? परवरा करना है। क्योंकि एग्जैक्ट यदि हम बात करेंगे तो कौन सी नदी के किनारे पर है? परवरा नदी के किनारे पे। खैर, तो दो छोर हो गए। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे छोर की। और तीसरा छोर कौन सा? पूर्वी छोर। तीसरा छोर कौन सा? पूर्वी छोर। और पूर्व में तो आलम ऐसा था कि क्या बताऊं आपको, आलमगीरपुर। क्या था? आलमगीरपुर। पूरी जो भाग है इसका वो कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर की यदि हम बात करें तो आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी में। आलमगीरपुर कहां पर है? यूपी में। और यूपी का कौन सा जिला? तो यूपी का मेरठ जिला। यूपी का कौन सा? मेरठ जिला। यूपी का कौन सा है? मेरठ जिला। अब यहां पर नदी का ध्यान रखें तो नदी याद रखिएगा दोस्तों, नदी कौन सी है? हिंडन नदी। नदी कौन सी है? हिंडन नदी। तो तीन छोर आ गए हमारे सामने। कौन सा आया? उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर और पूर्वी छोर। बचता कौन सा है? पश्चिमी छोर। कौन सा? पश्चिमी छोर। और पश्चिम की यदि हम बात करें तो पश्चिम में आपको जो है याद रखना है सूतकांगे डोर। पश्चिम में कौन सा है? सूतकांगे डोर। मकरान तट के ऊपर बलूचिस्तान में। कहां पर है? मकरान तट, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, मकरान। आगे बात समझ में? और यहां पर नदी जो है वो नदी आपको नाम मिलेगा दस्क नदी, या फिर कई जगह नाम मिलेगा दास्क नदी, या कई जगह नाम मिलेगा आपको दस्त नदी।
कौन सी नदी? दस्त नदी। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। हमने ये 4 छोरों की बात कर ली है। हमने उत्तरी छोर की बात करी मांडा, दक्षिणी छोर देमाबाद, पूर्वी छोर इसका आलमगीरपुर और पश्चिमी छोर इसका कौन सा है? सूतकांगे डोर। कौन सा है? सूतकांगे डोर। अब यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई की, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां से एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ में खेलने का प्रयत्न करता है। कैसे खेलता है? ध्यान से सुनिएगा। उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसकी लंबाई है वो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर से दक्षिण लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और यदि हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तरफ, इस तरफ से हम बात करें किसकी? पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। अब यहां पर एग्जामिनर कैसे खेलेगा आपका दिमाग के साथ में? ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन क्या देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है? 1400 वर्ग किलोमीटर, 1600 वर्ग किलोमीटर। तो वर्ग किलोमीटर नहीं है, 1400 किलोमीटर है। अब वर्ग किलोमीटर क्यों नहीं है? आप लोगों को, आप यदि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कभी भी जो लंबाई है इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की लंबाई कभी भी वर्ग किलोमीटर में नहीं होती। वर्ग किलोमीटर में तो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। वर्ग किलोमीटर में इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। तो इस स्थिति में आपको विशेष स्मरणीय तथ्य यह है कि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। जैसा कि यहाँ से फिर से एक लॉजिकल प्रश्न बनता है। आरएस जहाँ तक मुझे याद है शायद 2015 या 2016 के पेपर में पूछा गया था प्रश्न, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था कि निम्न में से असत्य कथन छांटिए। ठीक है, और वहां पर क्या कथन दिए गए थे? ध्यान से सुनिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम सर्वाधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण सर्वाधिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा है, उत्तरी बिंदु मांडा है। इनमें से कोई नहीं। अब कौन सा छांटोगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, या मैं बात करूं कि क्यों विस्तार तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ हुआ था, खैर वस्तुतः तो ये विस्तार जो है वो सर्वाधिक है, मतलब 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कम है, 1400 किलोमीटर ही मिलता है। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर इकाई नहीं होगी, क्योंकि वर्ग किलोमीटर में हम हमेशा क्षेत्रफल की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा ढंग से। यदि हम बात करें तो इन बिंदुओं को यदि हम मिलाएंगे तो एक तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण? त्रिभुज का निर्माण हो रहा था। तो अब इसके आकार को लेकर के प्रश्न आता है। अब आकार को लेकर के प्रश्न आता है तो यदि अपडेटेड प्रश्न आता है तो वो कैसे आता है उसकी भी बात करेंगे, और यदि पुराने तथ्यों के आधार पर यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो भी हम बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इसके आकार की बात करें, यदि हम इसके आकार की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभिक आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। कैसा? त्रिभुजाकार। प्रारंभिक यदि आकार की स्वरूप की बात करें तो इसका आकार कैसा? त्रिभुजाकार। लेकिन वर्तमान में भी स्थितियां बदल गई है। वर्तमान में स्थितियां बदल गई। वर्तमान में स्थितियां बदली कैसे है? वर्तमान में स्थितियां इसलिए बदली है क्योंकि लगातार, समझ रहे हैं आप, लगातार जो है नए नए स्थल उत्खनन किए जा रहे हैं, नए नए स्थल मिले हैं अभी हाल ही में। अभी यदि हाल ही की बात करें तो अभी और गुजरात से 2 नए स्थल मिले हैं। राखी गढ़ी के आसपास के क्षेत्र में भी अभी लगातार उत्खनन चल रहा है। थार के मरुस्थल से भी हमें जो है एक स्थल मिला है। थार के मरुस्थल से वेंगीकोट, गुजरात से एक स्थल मिला है करीमसाई। तो ये नए स्थल अभी हाल ही में हरियाणा में आपको बर्राना नामक एक नया स्थल और ज्यादा उसका व्यापक रूप में उत्खनन किया गया था। पहले सर्वेक्षण जरूर किया गया था, तो 2016 के आसपास में जो है बर्राना नामक नया स्थल मिला वहां से।
और भराना नामक स्थल से भी आपको विशेष रूप में ध्यान रखना है कि वहां से सोने के कुछ आभूषण मिले। तो लगातार अन्वेषण जारी है, लगातार जो है खुदाई जारी है और लगातार उत्खनन जारी है। तो इसका लगातार जो इसका क्षेत्र है वो व्यापक होता जा रहा है, इसका आकार भी बदलेगा। भाई नए नए जब स्थल मिलेंगे तो इसका आकार भी बदलेगा, सीधी सी बात है। तो यदि प्राचीन आकार की बात करें तो प्राचीन आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान आकार की, वर्तमान आकार, वर्तमान आकार, तो वर्तमान आकार क्योंकि नए नए स्थल मिले हैं इसलिए वर्तमान जो इसका आकार मिलता है वो वर्तमान आकार इसका विषम कोणीय चतुर्भुज हो गया। विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया। आगे बात समझ क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा हमने जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनकी भी बात कर ली हमने, इसके आकार की भी बात करी। तो अब हम बात करते हैं यहां क्षेत्रफल की। तो यदि पुराने आंकड़े देखें, यदि पुराने आंकड़े देखें, आप जेल प्रेरी 2016 का पेपर उठा करके देखिएगा जहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना, क्षेत्रफल कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। जेल प्रेरी का पेपर में ये प्रश्न पूछा गया, अभी हाल ही में एसएससी में प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि हम इस आकार को लेकर के चले तब क्षेत्रफल इसका अलग होगा, और यदि इस आकार को लेकर के हम चले हैं तो इसका क्षेत्रफल अलग होगा। अब यहाँ पर दोनों चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि त्रिभुजाकार या प्राचीन आंकड़ों को लेकर चले जो अपडेटेड नहीं है अभी, उन आंकड़ों को यदि लेकर के चलते हैं तो आप लोगों को याद रखना है विशेष रूप से कि यदि इसका आकार पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट आपका आएगा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। आगे बात समझ में, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और दूसरी चीज, अब वहां पर एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं आकर के क्या आता है, वहां पर बात आती है कि लगभग लगभग, क्या चीज, लगभग कितना है, तो लगभग 13 लाख हो गया। भाई कितना हो गया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग कितना हो गया? 13 लाख किलोमीटर हो गया। लगभग कितना हो गया? 13 लाख किलोमीटर, लगभग 13 लाख। तो वहां पर जो जेल प्रेरी का जो पेपर आया था उसमें यही ऑप्शन था, लगभग 13 लाख। एग्जैक्ट आंकड़ा आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको दिमाग विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लगभग इसका आकार जो है कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा वर्तमान आकार में भी इसमें परिवर्तन हुआ, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान हो गया क्योंकि नए नए क्षेत्र मिले हैं, और नए नए क्षेत्र मिले हैं इसलिए इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। वर्तमान के यदि हम बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं, किसकी बात करें? क्षेत्रफल की। यदि वर्तमान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका वर्तमान क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। इसलिए ध्यान रखना है कि अब जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है, वर्ग किलोमीटर हो गया। और अपडेटेड यदि आंकड़े बताता हूं तो अब ये और बढ़ करके जो है, अभी हाल ही में कुछ आंकड़े आए हैं तो उसके अनुसार 16 से लेकर के 18 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में भी बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक चीजें अब अपडेट हो गई है, बुक्स में 16 लाख भी मिलता है आपका। ठीक है ना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो ये सारी की सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि उत्तरी छोर कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। इसके आकार की हमने बात कर ली। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में बात करते हैं। अब आपके कौन कौन से तो क्षेत्र हैं, कौन कौन से तो क्षेत्र हैं और कौन कौन से इसके पूरा स्थल है। यहां से भी अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, नाम दे दिया गया था एक क्षेत्र का, और क्षेत्र का नाम देने के बाद में पूछ लिया गया कि ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, ये क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है। अब देखो स्थितियां बदल गई है, मैं कह रहा हूँ ना, लगातार परिवर्तन हो रहा, क्योंकि बलूचिस्तान पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, बलूचिस्तान पहले किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का, लेकिन अब अलग हो गया।
तो बलूचिस्तान के क्षेत्र अलग हो गए हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र अलग हो गए हैं, भारत के क्षेत्र जो है अलग हो गए। आप लोगों को पता है कि भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं? भारत में सर्वाधिक स्थल यहीं पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि भारत में यदि पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। भारत में सर्वाधिक स्थल, भारत में सर्वाधिक स्थल जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के कहां से मिले हैं? गुजरात से। कहां पर मिले हैं? गुजरात से। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ मैं क्षेत्र का नाम लिखने वाला हूं, एक तरफ मैं आपके पूरा स्थल का नाम लिखने वाला हूं और विद ट्रिक आपको याद करवाने वाला हूं यही का यही क्लास में तुरंत प्रभाव से। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक एक जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उनको दिमाग में रखिएगा। हम नंबर 1 बात करते हैं, इसके उत्तरतम बिंदु की तरफ से हम चलते हैं और उत्तरतम बिंदु इसका मैंने कहा कि अफगानिस्तान में है। कहां पर है? अफगानिस्तान में। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान में इसके कौन कौन से स्थल हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अफगानिस्तान की कुछ थोड़ी सी एक ट्रिक बनाने का मैंने प्रयत्न किया है, हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको याद हो जाए। वैसे तो सीधे सीधे यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान में 2 ही स्थल हैं। कितने स्थल हैं? 2 ही स्थल मिले हैं, मुंडीगोग और सुरतगोई। लेकिन इसको एक पूरी कहानी के माध्यम से सारे के सारे स्थल हम लोग याद करने वाले हैं। तो छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रारंभ कर रहा हूँ। मान लीजिएगा एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, एक व्यक्ति था और इस व्यक्ति के एक मौसा जी थे। वो मौसी जी को बड़ा परेशान करते थे, मौसी जी को बड़ा परेशान करते थे, तंग करते थे मौसी जी को। इसलिए मौसी बड़ी परेशान थी। उन्होंने उस बच्चे को कहा, भाई तेरा मौसा बहुत खराब है, इसको कहीं ले जाके छोड़ के आ जा। तो भाई साहब उस बंदे ने क्या किया, मौसा जी को बोरे में पैक किया और ले जा करके छोड़े आया। कहाँ? अफगानिस्तान। अब उन मौसा जी का नाम बता रहा हूँ, बंदे का नाम अभी नहीं बताया मैंने, आगे के लिए सस्पेंस वाली बात है, आगे बताऊंगा मैं आपको क्या नाम था। तो ध्यान से सुनिएगा कि मौसा जी का नाम क्या था? मूसो जी। मूसा जी का नाम क्या था? मूसो जी। इसलिए आपको शब्द याद रखना है कि मूसो जी, मूसो जी अफगान गए। मूसो जी कहाँ गए? अफगान गए। ये लो साहब, आपके दोनों छोर आपके सामने हैं, दोनों क्षेत्र आपके सामने हैं। मुंह से शब्द याद रखिएगा, मुंडीगोक। मुंह से शब्द याद क्या रखेंगे आप? मुंडीगोक। और सो से आप शब्द याद रखिएगा, सोर्तगोई। शब्द याद क्या रखेंगे? सोर्तगोई। तो मुंडीगोक और सोर्तगोई ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं, ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वो दोनों ही क्षेत्र कहां पर हैं? अफगानिस्तान में है। और आप लोगों को पता है साथियों कि मुंडीगोक और सोर्तगोई सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरतम बिंदु माने जाते हैं। सेंधव सभ्यता, सेंधव सभ्यता कहूं या सिंधु सभ्यता कहूं, एक ही बात है। सेंधव सभ्यता के उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है। कौन से? मुंडीगोक और सोर्तगोई। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है। दूसरा यदि हम बात करें, देखो अफगानिस्तान छोड़ करके सीधा सीधा वो बंदा कहां पर आया है? अफगानिस्तान यहां छोड़ आया है, अफगानिस्तान से ये इधर आ गया है, यूं सीमा के सारे सारे। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? बलूचिस्तान। कहां पर? मौसा जी को तो यहां छोड़ आया, खुद कहां पर आ गया? यहां बलूचिस्तान में आ गया और आकर के आराम से सो गया। भाई पता चल जाता यदि मौसा जी को तो पीछे पीछे रवाना हो जाते ना, कहां से कौन से स्थल में आए। तो यहाँ आकर के सो गया। तो यहाँ आकर के सोया, इसका मतलब कहां पर आकर के सोया है? बलूचिस्तान में। तो अब हम जो नंबर 2 पे बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? बलूचिस्तान की। किसकी बात करने वाले हैं? बलूचिस्तान की। देखो आकर के आदमी सो गया है और सोने के बाद जब सुबह वापिस उठता है, सुबह वापिस उठता है तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ हाँ आप बताओ, अरे भैया आप बताओ, सुबह सुबह क्या करता है उठ करके? हाँ, कई भाई सोच रहे होंगे गुरुजी मिराज खाए,
ना। अरे सुबह उठ करके आदमी कुल्ला करता है, क्या करता है? कुल्ला करता है, दांतन करता है, मंजन करता है। यस और नो? अगली बात समझे तो ध्यान से सुनिएगा। ये व्यक्ति कहाँ आया? अब बलूचिस्तान में आया अफगानिस्तान से, और आकर के जब सुबह उठा तो इसने अपना पहला कुल्ला किया। सबसे पहले क्या किया? कुल्ला किया। तो आज के बाद आपको जो है, जब जब आप सुबह सुबह कुल्ला करें, जब जब आप सुबह सुबह कुल्ला करें, तो अपने आप से एक बात बोलनी है। क्या बोलनी है? कि मेरा सुबह का कुल्ला, मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में। और कुल्ला करोगे तो कोई ना कोई मंजन चाहिए होता है। यस और नो? कौन सा मंजन यूज करोगे? डाबर लाल दंत मंजन। कौन सा? डाबर लाल दंत मंजन। तो बस हो गया काम आपका। कैसे? ध्यान दीजिएगा। आपको शब्द क्या याद रखना है? कि मेरा सुबह का कुल्ला, मेरा सुबह का कुल्ला कहां पर होगा? बलूचिस्तान में होगा। कहां पर? बलूचिस्तान में होगा। और बलूचिस्तान में आप किससे करोगे? डाबर लाल दंत मंजन से। तो मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में, और किससे होगा? डाबर से। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। यहां पर म शब्द है पहला, और म से याद रखिएगा मेहरगढ़। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि मेहरगढ़ जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कहां से मिला है हमें? बलूचिस्तान से। कहां से मिला है? बलूचिस्तान से। अगला याद रखिएगा, अगला रा है, तो रा से शब्द याद रखिएगा रानी गुड़ई। रानी गुड़ई। ये लो साहब, दो शब्द हो गए आपके क्लियर। अगला तीसरे शब्द के ऊपर चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये तीसरा शब्द। सुबह तो सबसे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुबह। जब जागे तब सवेरा। हाँ, तो सुबह। तो सू से याद रखिएगा, आपको दो शब्द याद रखने। एक तो याद रखना आपको सोत का कोह। सोत का कोह। सोत का कोह कहां पर है आपका? बलूचिस्तान में है। पहला शब्द तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा इसके साथ में, एक के साथ एक फ्री, सू से सूतकांगे डोर। सू से याद क्या रखेंगे? सूतकांगे डोर। तो सूतकांगे डोर कहां पर है आप लोगों का? सूतकांगे डोर आपका है बलूचिस्तान में। और दोस्तों मैंने बताया था कि सूतकांगे डोर जो है सेंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। सूतकांगे डोर पश्चिमी बिंदु है किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है ना? तो सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सूतकांगे डोर। आगे समझ में? आगे वाला शब्द क्या है? ब। क्या है? ब से याद रखिएगा बालाकोट। क्या है? बालाकोट। ये बालाकोट वो नहीं है जहां भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की। ये बालाकोट अलग क्षेत्र है जो कि किसका है? बलूचिस्तान का है। ठीक है, आगे ये वाला शब्द कौन सा है? क। क से याद रखिएगा क्वेटा घाटी। शब्द याद क्या रखना है आपको? क्वेटा घाटी। क्वेटा घाटी। तो क्वेटा घाटी भी जो है क्षेत्र है। कहां से उत्खनन हुआ? ये कहां से मिला है? बलूचिस्तान से। अब अगला शब्द क्या है? कुल्ला। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कुल्ला या कुल्ली, कुल्ला या कुल्ली, ये दोनों ही क्या है? क्षेत्र हैं, कुल्ला और कुल्ली। भाई बड़ा करे तो कुल्ला और छोटा करे तो कुल्ली है। तो कुल्ला और कुल्ली दोनों ही क्या है? क्षेत्र हैं। दोनों क्षेत्र हमें कहां से मिले हैं? दोनों हमें क्षेत्र मिले हैं बलूचिस्तान से। लास्ट वाला शब्द क्या बचता है आपका? डाबर। और डाबर से याद रखिएगा डाबर कोट। डाबर से याद क्या रखेंगे आप? डाबर कोट। तो ये सारे के सारे जो स्थल हैं, सारे कौन से हो गए? मेहरगढ़ हो गया, राना गुड़ई हो गया, सोतका को हो गया, सूतकांगे डोर हो गया, फिर हम बात करेंगे बालाकोट, और फिर क्वेटा घाटी, कुल्ला या कुल्ली, और लास्ट में कौन सा है? डाबरकोट। कौन सा है? डाबरकोट। ये सारे के सारे स्थल आपके कहां पर हो गए? अब जो है बलूचिस्तान में हो गए। कहां पर हो गए? बलूचिस्तान में। अब देखिएगा, मैंने आपको कहा, देखिए कहानी नहीं तोड़नी है। मौसा जी को यहां छोड़ करके आया, फिर यहां आया। कहां आया?
बलूचिस्तान में, फिर इस तरफ बढ़ा, वो इस तरफ बढ़ा, मतलब ये कौन सा प्रांत है आपका? सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत। पाकिस्तान का ये प्रांत सिंध है, ये इधर वाला पंजाब पाकिस्तान का, ये पंजाब प्रांत है, ये पूरा का पूरा। इधर यहाँ पर हड़प्पा वगैरह से जो मिले वो पंजाब इधर मिले, तो सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। ये आपका जो प्रांत है वो कौन सा है? सिंध प्रांत है। आगे बात समझ में, इधर आ गया, वो कौन से प्रांत में आ गया है? सिंध प्रांत में आ गया। बलूचिस्तान से सीधा सीधा वो कहां पर आया है आपका? सिंध प्रांत में आया। ये लो साहब, सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत कौन सा? पाकिस्तान। सिंध प्रांत पाकिस्तान बड़ा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। सिंध प्रांत में आया तो उसने देखा कि सब लोग, सिंध प्रांत वाले लोग अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे थे, अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे थे। गया कहां से? देखो भारत में, बाहर से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से कहां आ रहा है? सिंध आ रहा है। कहां आ रहा है? मैं ये आपको विस्तार भी समझाता जा रहा हूं इसके साथ में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से किस तरफ हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सिंध प्रांत में आया तो सिंध प्रांत के जो लोग थे वो अपने अपने भगवान की पूजा कर रहे थे। सुबह सुबह अल्लाह, अली 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 कह रहे थे, है ना। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई देखो, तुम तो अली की पूजा करते हो या अल्लाह की पूजा करते हो, लेकिन हमारे तो सबसे प्यारे कौन है? कृष्ण कन्हैया, मोहन। ठीक है ना। अच्छा, सर्दी का टाइम था, सर्दी का टाइम था, तो देखो उसने कहा कि देखो हमें भी ठंड लगती है तो भगवान को भी ठंड लगती है, इसलिए भगवान को भी कोट पहनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनेगा, सिंध प्रांत के भगवान अली या अल्लाह, हमारे भगवान सबसे प्यारे कौन से? मोहन। तो उन दोनों को मिक्स किया और मिक्स कराने के बाद में उनको कोट पहनाया। क्या पहनाया? कोट पहनाया। और कोट पहना के कहां भेज दिया? चानूदलो। देखिएगा, याद रखिएगा क्या ट्रिक है कि उसने क्या कहा? अली मोहन आ, अली प्लस क्या कर दिया उसने? हमारे भगवान को कौन थे? मोहन। अली मोहन आ, आओ, अली मोहन आओ, और कोट पहनकर चानूदलो जाओ। क्या चीज? कोट पहनकर। कोट पहनकर कहां पर जाओ? चानूदलो जाओ। कहां जाओ? चानूदलो जाओ या चानूदलो, एक ही बात है। चनहूदड़ो या चानूदड़ो एक ही शब्द है, याद रखिएगा। कई जगह चानूदड़ो मिलता है, कई जगह चनूदड़ो मिलता है। चनूदड़ो जाओ। ये लो साहब, आपके सारे क्षेत्र इसमें ही आ गए। अली से शब्द याद रखिएगा, अली मुराद। क्या शब्द याद रखेंगे? अली मुराद। अली मुराद आपका कहां पर है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। मोहन, मोहन से क्या याद रखेंगे? मोहन जो दड़ो, मोहन जो दड़ो। इसकी हम बात कर चुके हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किस प्रकार से हुई, कहां पर हुई, किसने की, क्या मिला यहां से, और नाम कैसे दिया इसका? मोहनजोदड़ो। क्योंकि केवल और केवल मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। मोहन का मतलब मृतक, जो का मतलब का, और दड़ो का मतलब टीला, मृतकों का टीला। आ गई बात समझ में? इसलिए इसके समकक्ष ये कई बार शब्द इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। यदि आप सेकंड ग्रेड 2016 की बात करेंगे तो वहां पर कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया था। ठीक है ना, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो शब्द का भी शाब्दिक अर्थ कई बार पूछ लिया गया है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। आ, अगला शब्द क्या है? आ से याद रखिएगा आमरी। आ से याद क्या रखेंगे? आमरी। आमरी नहीं, आमरी। क्या है? आमरी। ठीक है, आगे शब्द कौन सा है? कोट। कोट से याद रखिएगा कोट दीजी। कोट से क्या है? कोट दीजी। कोट दीजी आपका कहां पर है? कोट दीजी आपका सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और चनूदड़ो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे प्रश्न पूछा गया था आरएस मेंस में 2015 में, जहां पर एक शब्द दिया गया था। क्या शब्द दिया गया था? झूकर और जांगर। क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, सारी बातें करने वाले हैं। जब मैं इसको एक एक पूरा स्थल को आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेंस 2015 का आप पेपर उठा कर देखेंगे तो शब्द, केवल शब्द लिख दिया गया था, 15 शब्दों में इसका उत्तर देना था, झूकर जांगर। तो चनूदड़ो, ये चनूदड़ो क्या है? अपने आप में स्थल है।
चनूद्रो अपने आप में क्या है, स्थल है। तो ये सारे के सारे सिंध प्रांत पाकिस्तान के आपके क्या हो गए, स्थल हो गए। आगे बात करते हैं। अब ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है लगातार, देखो आगे बढ़ रहा है लगातार। कैसे बढ़ रहा है, यहां तक आ गया, अब यहां तक आ गया, तो अब इधर आ गया। तो इधर वाला जो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत, पंजाब प्रांत। और पंजाब प्रांत कौन सा, पाकिस्तान वाला। देखो सिंध से इस तरफ बढ़ रहा है, कहां पर, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में बढ़ रहा है ये। तो अब देखिएगा पाकिस्तान में ये बेचारा जीव घूमता घूमता आ गया। अभी अभी हमने बात कहा कि दोनों भगवानों को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। दोनों भगवानों को क्या कर दिया, मिक्स। किसको, अली और मोहन को। किसको मिक्स किया, अली और मोहन को। अब भोला जीव भारत से गया था। अब मैं आपको नाम बता रहा हूं। इस व्यक्ति का नाम जो था वो रहमान था। वस्तुतः व्यक्ति का नाम क्या था, रहमान था। व्यक्ति का नाम क्या था, रहमान। अब ये रहमान यहाँ जो है गाना गाता गाता आ रहा था, अली मोहन आओ कोट पहनकर चांद उड़ो जाओ, ठीक है ना। तो अब पंजाब प्रांत वाले लोगों ने कहा अच्छा कौन से मोहन, कि हमारे कृष्ण कन्हैया है ना। अली कौन से, कि आपके। वो तो दोनों एक ही है। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ठीक है। चीज तो एक ही है, हमने नाम अलग अलग बना दिए। तो यही बात यहाँ पर कह दी किसने, रहमान ने। कहाँ बात कही ये बात, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में आकर के रहमान ने एक बात कही कि अली और मोहन तो दोनों के दोनों क्या है, एक ही है। पंजाब प्रांत का वालों ने कहा अच्छा ये बात है, रुक तेरे को बताते हैं। अरे हमारा मिक्स कैसे कर दिया, दे बेचारे को दमादम मारना पीटना शुरू कर दिया। अब देखो वो तो अंदर अंतरात्मा से जानता है, हम भी जानते हैं सब, कि सब ईश्वर की ही कृति है, सब मानव एक जैसे हैं, सब कुछ है। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, इससे बड़ा तो कोई धर्म नहीं है। और भगवान तो सब एक ही है, लेकिन हमने ही तो इनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो वो तो अंदर अंदर तो ये बात जानता था कि यार कितने मूर्ख लोग हैं, देखो मुझे मार रहे हैं, मैं तो बात तो सही कह रहा हूँ। तो देखो उसको परेशान किया, किसको, रहमान को परेशान किया। इसका मतलब परेशान के लिए उर्दू शब्द में एक, उर्दू भाषा में शब्द है क्या, जलील करा। तो देखो रहमान को क्या करा, रहमान को जलील करा पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, जलील कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तो वो क्या व्यक्ति, आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है। यदि कोई मुझे मारना पीटना शुरू कर दे, मैं बात सही कह रहा हूँ, वो लोग उसको समझ नहीं रहे, फिर भी मेरे साथ मुझे जलील करना शुरू कर दे, क्या मैं उनके सामने हंसूंगा क्या, वो तो मुझे दे धमाधम और मैं हा ऐसा करूंगा क्या, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता भैया। क्योंकि पता है कि जब यदि ऐसा करेंगे तो और ज्यादा पड़ेगी, और ज्यादा पड़ेगी। तो ये समझता तो था, तो रहमान को जलील करा तो उसने हड़प्पा जाकर इस्माइल करी। कहा, हड़प्पा जाकर इस्माइल करी, हड़प्पा जाकर इस्माइल करी, हड़प्पा जाकर के क्या करी, इस्माइल करी। बस आपका काम हो गया। जैसे ही इसने इस्माइल करी आपको सारे क्षेत्र याद हो गए। देखो कैसे हुए, रहमान से शब्द याद रखिएगा, रहमान ढेरी। आपसे पूछ लिया जाएगी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र रहमान ढेरी कहां पर है, पंजाब पाकिस्तान में है। जलील से याद रखिएगा, जलीलपुर। जलील से शब्द याद क्या रखेंगे, जलीलपुर। जलील से याद क्या रखेंगे, जलीलपुर। हड़प्पा दोस्तों अपने आप में आपको पता है कि स्थल है। हड़प्पा अपने आप में क्या है, हड़प्पा अपने आप में स्थल है। और हड़प्पा स्थल भी कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया और सबसे प्रथम उत्खनन क्षेत्र है। कौन सा, हड़प्पा। और फिर यदि हम बात करें इस्माइल की, तो याद रखिएगा नाम क्या याद रखना, कि डेरा इस्माइल खान। ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, इसका नाम क्या है, डेरा इस्माइल खान। ये सारे के सारे क्षेत्र, चार ही क्षेत्र हैं। कौन कौन से, रहमान डेरी है, जलीलपुर है, हड़प्पा और डेरा इस्माइल खान। ये सारे क्षेत्र आपके कहाँ हैं, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया, सर्वप्रथम उत्खनन क्षेत्र है। सर्वप्रथम
खोजा गया और प्रथम उत्खनित क्षेत्र, प्रथम उत्खनित क्षेत्र, उत्खनित क्षेत्र। ये यहीं से देखो आपके किस तरीके के प्रश्न आते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम उत्खनित क्षेत्र कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया क्षेत्र कौन सा है? हड़प्पा। खोज हमने बात कर ली, किस प्रकार से ये प्रकाश में आया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1920-21 के दौरान सबसे पहले हड़प्पा के टीले को खोजा था, जिसकी सूचना दी गई थी किसको? जॉन मार्शल को। किसको? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल संपूर्ण सिंधु सभ्यता के क्या माने जाते हैं? निदेशक माने जाते हैं। तो हमने दो बातें कर ली, एक तो सिंध प्रांत पाकिस्तान वाली और दूसरी पंजाब प्रांत पाकिस्तान वाली। अब ध्यान से सुनिएगा, सिंध प्रांत में तो अली मोहन दोनों को एक किया, पंजाब प्रांत में रहमान को क्या किया? जलील किया, बहुत परेशान किया भाई। किसको? रहमान को। तो अब ये पंजाब प्रांत से सीधा सीधा देखो कहां आ गया? हमारे भारत में। हमारे भारत में देखो यहां तक पहुंच चुका था और यहां हमारा ये पंजाब, यस और नो। अब यहां पर आया, देखो इसको रहमान को जलील किया, तो छोटा भाई है ये, तो छोटा भाई हमेशा शिकायत किसको करता है? बड़े भाई को। किसको? बड़े भाई को। अब बड़ा भाई चाहे मेरे जैसा ही हो, है ना, हड्डियां तो चाहे हरि कीर्तन करे, लेकिन छोटो भाई यदि छोटे भाई के साथ में कुछ हो जाए तो गुस्सा बड़ा आता है ना। देख चल अभी साथ में, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, यस और नो। अब कई बार अभी देखने के चक्कर में ये होता है कि दो दो और खा के आ जाते हैं दोनों, है ना। आई बात समझ? तो ध्यान से सुनिएगा, ये यहां से यहां पहुंचा और इसने कहा अपने बड़े भाई, बड़े भाई कौन है यहां पर बताओ? पंजाब भारत। बड़ा भाई इसका कौन है? पंजाब भारत। पंजाब भारत। और यहां पर आकर के इसने कहा अपने बड़े भाई को कि भाई देख पंजाब प्रांत वालों ने मुझे क्या है? मारा पीटा। तो अब बड़े भाई को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। क्या आएगा? गुस्सा आएगा। गुस्से को हम क्या बोलेंगे? रोष। ओहो हो, क्या आया है? रोष आया है। और गुस्सा आया तो भाई साहब उसने कहा अभी रुक, देखते हैं। अब पंजाब में कौन रहते हैं? पंजाबी। और वो बात बात में बोलते हैं ना, चक दे फट्टे के। क्या? चक दे फट्टे। तो रोष आया, और रोष आया तो क्या कहा? चक दे फट्टे, मार पीट और कहां डाल दे? बाड़े में। चक दे फट्टे बाड़े में। तो ध्यान से सुनिएगा कि रोष आया। क्या आया? रोष आया। क्या आया? रोष आया। तो क्या कहा? चक दे फट्टे। क्या कहा? चक दे फट्टे कि मार पीट और कहां डाल दे? बाड़े में। चक दे फट्टे बाड़े में। कहां पर? बाड़े में। अब देखो कैसे, रो से आपको याद रखना है रोपड़। रो से आपको शब्द क्या रखना है? रोपड़। और रोपड़ आपका कहाँ है? पंजाब प्रांत में, सतलज नदी के किनारे। बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगली हम बात करें स्वा से, स से याद रखिएगा संगोल। क्या चीज? संगोल। और अगला देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चक दे फट्टे से याद रखिएगा चक 86। चक 86 ये प्रांत अभी अभी पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। चक 86 क्या है? तो चक 86 सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो कि हमें कहां से मिला है? पंजाब से। और पंजाब कौन सा? भारत वाला। और बाड़े में तो बाड़ा, बाड़े से याद रखिएगा बाड़ा। क्या चीज? बाड़ा जो है अपने आप में क्या है? स्थल है। चकदे फट्टे बाड़े में। देखो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रहमान को जलील करा तो गुस्सा आया किसको? पंजाब प्रांत भारत को। और मजा किसको आया? मजा आया हरियाणा वाले जाट को। मजा किसको आया? हरियाणा वाले जाट को। कैसे आया? देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगली जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? हरियाणा की। किसकी बात कर रहे हैं? हरियाणा। और मजा किसको आया? देखो हरियाणा वाले जाट को। और हरियाणा वाले जाट का नाम क्या था? कुणाल।
अब जाट के लिए तो एक बात प्रसिद्ध है भाई, देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसी अनुश्रुतियां सुनी है, कहावतें सुनी है, किंवदंतियां सुनी कि जाट को जब ज्यादा पहले मजा आता था ना, तो खाने के लिए जाट को राबड़ी मिल जाए, पीने के लिए तो राबड़ी मिल जाए, खाने के लिए खींच मिल जाए तो कुछ नहीं चाहिए फिर, है ना। तो अब मजा आया तो कुछ मीठा बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। अब उस समय डेयरी मिल्क तो थी नहीं, 5 स्टार तो थी नहीं, आई बात समझ में। तो हरियाणा वाले जाट का नाम था कुणाल, हरियाणा वाले जाट का नाम क्या है, कुणाल। तो ध्यान से सुनिएगा कि मजा किसको आया था, हरियाणा वाले जाट को, और नाम क्या था इसका, कुणाल। कुणाल ने क्या बनाई, मजे मजे में मीठी राब बनाई, राबड़ी, है ना, मीठी राब बनाई। कुणाल ने क्या बनाई, मीठी राब बनाई। और देखो भोला जाट बेचारा जीव, है ना, ज्यादा पी गया मजे मजे में, क्या हुआ, ज्यादा पी गया। अब ज्यादा पी गया तो बार बार अंदर से गड़बड़ करेगी ना, अब अंदर से बार बार गड़बड़ करेगी, तीनों तो था नहीं उस समय, वो बार बार क्या करता था, भर, क्या करता था, भर। तो क्या करा, भर करा। अब देखो ये सारे आपके स्थल हो गए। कुणाल दोस्तों याद रखिएगा कि अपने आप में एक स्थल है, और कुणाल जो कि कहां पर है, हरियाणा में है। यहां कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि भारत में सर्वप्रथम चांदी कौन से काल में आई, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत को चांदी की देन कौन सी सभ्यता की मानी जाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है कुणाल, ठीक है ना। कुणाल जब जब दिखे आप उसको क्या पहना देना, चांदी के 2 मुकुट पहना देना, याद हो गए ना तुरंत प्रभाव से। कुणाल क्या बनाई, मीठी राब बनाई। तो मीठी से याद रखिएगा मीठा थल, मीठा थल, मीठा थल कहां पर है आपका, हरियाणा में है। रा से याद रखिएगा राखी गढ़ी, रा से आप याद रखेंगे क्या, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और ब से बनाई से याद रखिएगा बनावली, या बनावली या वनवाली, एक ही बात है, बनावली या वनवाली। और भर, भर से याद रखिएगा आप बर्राना, क्या याद रखेंगे, बर्राना। ये मैंने अभी अभी आपको बात की थी कि 2016 के आसपास, 2016 के आसपास हरियाणा से एक नया क्षेत्र मिला था, कौन सा, बर्राना। और बर्राना से क्या मिले, स्वर्ण आभूषण मिले। देखो कुणाल से चांदी, और लास्ट में जब खत्म करोगे तो क्या, सोने के साथ में खत्म कर देना। सोने के आभूषण हमें कहां से मिलते हैं, बर्राना से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, बर्राना से। तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रहमान को जलील करा, तो गुस्सा किसको आया, पंजाब प्रांत भारत को, किसको, भारत को। और मजा किसको आया, हरियाणा वाले जाट को। हरियाणा वाले जाट का नाम क्या था, कुणाल। कुणाल ने क्या बनाई है, मीठी राब। ये सारे के सारे क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कोई भी एक क्षेत्र देकर के आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पर है। आगे बढ़ते हम, हरियाणा से सीधे सीधे अब हम आ जाते हैं राजस्थान पर। कहां पर, राजस्थान, प्यारो रंगीलो राजस्थान। आगे बात समझ में। अब राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान के तो लोग वैसे छेल छबीले होते हैं, बांके हटीले कटीले होते हैं ऐसे। आगे बात समझ में, राजस्थान के लोग कैसे, छेल छबीले बांके, है ना। तो ध्यान से सुनना कि राजस्थान के लोग कैसे, बांका, ठीक है। राजस्थान के लोग, राजस्थान के लोग कैसे, बांका, रण बांका मानो या कैसा भी मानो। अब बांका से कैसे याद रखोगे, देखो राजस्थान में विशेष रूप से 2 क्षेत्र हैं, इसमें से भी एक प्राक हड़प्पियन माना जाता है। कौन सा, बालाथल। बालाथल आपको पता है दोस्तों उदयपुर में है बालाथल, जो कि प्राक हड़प्पियन माना जाता है। क्या माना जाता है, प्राक हड़प्पियन। और अगला क्षेत्र कौन सा, कालीबंगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो मैंने कहा ना, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया गया हर पेपर में हमारे, क्योंकि राजस्थान के दृष्टिकोण से आप तैयारी करते हैं तो कालीबंगा से प्रश्न 101% आता ही आता है। कालीबंगा से और क्या क्या चीजें मिली है, किस रूप में मिली है, सारी चर्चा मैं आपको यही क्लास में सिखाने वाला हूँ, ये मेरा वादा है आपसे। तो राजस्थान के लोग कैसे, बांके थे। कैसे थे, प्राचीन काल की बात करें उस समय। अब बांका कैसे, छेल सबीला था, यूपी गया, कहां गया, यूपी गया, और यूपी ब्याह करके आ गया।
राजस्थान वाले व्यक्ति का ब्याह हो गया था कहाँ, यूपी। पुराने जमाने की बात है। अब देखो पुराने जमाने में तो अब यदि मारवाड़ी में कहावत है कि थाली में ही पढ़ना देते थे, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते थे तब उसी समय पढ़ना देते थे। और पुराने जमाने में एक जो थी प्रथा थी। आजकल तो क्या है कि आधुनिकरण हो गया है चीज़ों का, ठीक है। अब शादी होने के बाद में जब बच्चा बड़ा होता था तब उसको पता चलता था, ओले हमारा तो ब्याह हो रखा है, ब्याह हो रखा है। और देखो शादी से पहले और शादी के बाद में भी कई समय तक मिलते ही नहीं थे आपस में, ठीक है ना। और नहीं मिलने के पीछे एक तो इतने ज़्यादा साधन नहीं थे। आजकल तो व्हाट्सएप पर फेसबुक राम जाने क्या क्या चीज़ें हो गई, अनाप शनाप। उस समय इतनी चीज़ें थी नहीं। और फिर शादी के बाद में यदि बहू को पहली बार घर भी लाया जा रहा है वापस, तो उस समय बापू जाते थे। कौन जाते थे? बापू। बापू का मतलब क्या? पिताजी, ठीक है ना। तो इस भाई को राजस्थान वाले बांके के व्यक्ति को पता लगा, यार मैं तो बचपन में ही ब्याह दिया, और ब्याया कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। तो अगली हम बात करेंगे किसकी? यूपी की। अब देखो क्या स्थितियां बनती है यूपी के साथ में। अब देखिएगा, यूपी में ब्याह दिया, अब ला नहीं रहते बापू, छोरा भी बड़ा हो गया, छोरा भी बड़ा हो गया, छोरो दुख पा, है ना। अब हिम्मत, एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाई और जुटा करके यूं, पहले तो यूं करी पीछे की तरफ पीट करके, और बापू को कहा बापू अब ला दे। क्योंकि बापू भी तो पहले वाले तो खतरनाक होते थे। जूता आता था लगभग 170 से 180 किलोमीटर स्पीड से, है ना, दे धम, और पूरा का पूरा छप जाता था, ठीक है। अब बापू ने भी कहा चलो ठीक है, बच्चा बड़ा हो गया है, बहू ला देते हैं। तो देखो बापू लेने के लिए गया बहू कहाँ पर? यूपी में। कहाँ पर गया है? यूपी में। और यूपी में जाकर के क्या कहा उसने? क्या कहा बताओ? देखो उन्होंने कहा कि आ बहू घर चल, आ बहू घर चल, बेटो याद करे भाई, ठीक है ना। अब देखो याद करने के लिए आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, अन्यथा ना ले कहीं पर भी शब्दों को, जिस भाव से पढ़ा रहा हूँ उन्हीं भावों को ले, अन्य पुरुष में इन चीजों को कहीं पर भी मत लेना। तो ध्यान से सुनिएगा। आ से क्या याद रखेंगे? आलमगीरपुर। मैंने कहा था ना दिल का आलम क्या बताऊं तुम्हें, है ना, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर के बारे में हमने दोस्तों बात की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पूर्वी छोर है। सिंधु का पूर्वी बिंदु है, सिंधु का पूर्वी बिंदु, है ना, सिंधु का पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। पूर्वी छोर कौन सा है? तो याद रखिएगा आलमगीरपुर है। आगे यदि हम ब से याद करेंगे तो ब से याद रखिएगा बड़ा गांव। क्या था? बड़ा गांव। और बड़े गांव में जब बहू आई तो बड़ा हुलास मनाया भैया, बड़ा हुलास मनाया। तो हु से याद रखिएगा हुलास। प्रमुखतः ये 3 स्थलों का हमें जो है उल्लेख मिलता है। कहां पर? यूपी में। कौन कौन सा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है। हमने बात करी थी मेरठ नदी, मेरठ जिले में है, यूपी में है, और हिंडन नदी के किनारे है। बड़ा गांव और हुलास, ये सारे के सारे स्थल आपके कहां पर हैं? आपके यूपी में है। कहां है? यूपी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए राजस्थान, यूपी, हरियाणा होते हुए अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। कहां चलते हैं? गुजरात की तरफ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि हम भारत में बात करें तो गुजरात भारत में सबसे ज्यादा टैक्स पेई राज्य है। भारत में विकास में सर्वाधिक योगदान करता है। सर्वाधिक जो है टैक्स कहाँ से मिलता है भारत में? गुजरात से मिलता है। गुजरात के लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाकी के नहीं होते, लेकिन यहाँ के लोग विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल पूरे दिन काम करते करते धोले रंग में रंगे हुए होते हैं, है ना, पूरे दिन भूत की तरह काम करते हैं, व्यवसायी वर्ग है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ से एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ी सी अलग है। देखिएगा, गुजरात से आपको याद रखना कि लो धोला रंग रो प्रभाव, क्योंकि धोले रंग में रंगाए हुए रहते हैं, धोला रंग
रो प्रभाव, लो धोला रंग रो प्रभाव, धोला रंग रो देशभक्त, धोला रंग रो, देखो देशभक्त होगा, क्या होगा, धोला रंग रो देशभक्त, सुप्रभाव, सु का मतलब क्या होता है, गुजरात में सु करे छे, काई करे भाई, है ना, क्या कर रहा है, ऐसे बोलते ना, लो धोला रंग रो देशभक्त सुप्रभाव, सुप्रभाव, कहां देखो, गुजरात में देखो, गुजरात में देखो, ये सारे के सारे आपके याद हो गए। देखो आपको कैसे याद रखना है कि गुजराती लोग जो है व्यावसायिक वर्ग है, इसलिए पूरे दिन धोले धोले रंग में सने हुए रहते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा टैक्स भी पे करते हैं, तो बिल्कुल एक देशभक्त वाली भावना आती है, ठीक है ना। तो उसका प्रभाव यदि हमें देखना है तो वो हमें कहाँ देखना है, गुजरात में। देखो सारे के सारे आपको शब्द यहाँ पर देखिए किस तरीके से, लो से याद रखिएगा, लोथल बड़ा महत्वपूर्ण मजेदार क्षेत्र है, पढ़ेंगे सारी चीजें। लोथल हमने बात कर ली। फिर धोला, धोला से याद रखिएगा धोलावीरा, धोला से याद क्या रखेंगे, धोलावीरा। रंग से याद रखिएगा रंगपुर, रंग से याद क्या रखेंगे आप, रंगपुर। रंग से याद क्या रखेंगे आप, रंगपुर। रो से आगे याद रखिएगा रोजदी, क्या याद रखेंगे, रोजदी, ठीक है। देशभक्त, देश से याद रखिएगा देश शब्द, यहां से दोनों दोनों को अलग अलग करना है, देशभक्त को, देश से शब्द याद रखिएगा देशलपुर, क्या याद रखेंगे, देशलपुर। अगला शब्द क्या है, भक्त, भक्त से याद रखिएगा भगत राव, भक्त से याद क्या रखेंगे आप, भगत राव, यहां से ले रहा हूं मैं इसको, भगत राव, क्या है, भगत राव, ठीक है। सु से बहुत महत्वपूर्ण है, सु वाला शब्द, सु से याद रखिएगा सुरकोटड़ा, क्या याद रखेंगे, सुरकोटड़ा, जहां से हमें अश्व के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। और प्रभाव से याद रखिएगा प्रभास पतन, प्रभास पतन। आप लोगों को पता है दोस्तों कि सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहां से मिले हैं, गुजरात से मिलते हैं, कहां से, गुजरात से में। और एक लास्ट बात हम बात कर लेते हैं कि हाल ही में करीम शाही नामक स्थल, करीम शाही नामक स्थल गुजरात से तथा थार के मरुस्थल से, थार के मरुस्थल से वेंगीकोट, वेंगीकोट नामक स्थल खोजे गए हैं, स्थल खोजे गए हैं। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों क्षेत्र हैं, कौन कौन से, एक तो देखो गुजरात में तो आपको करीम जी को बिठाना है, और थार के मरुस्थल में यदि जाओगे तो भैया थार के मरुस्थल में तो मिट्टी है, आंखों में मिट्टी पड़ेगी, यस और नो, इसलिए कोट पहन करके जाना, वेंगी कोट बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहां से जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यहां से जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन
के कारण सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं, पतन के साक्ष्य मिले हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलो अब देखिएगा, हमने सारे के सारे स्थलों की बात कर ली है। यहीं पर मैं कुछ एक छोटा सा और मैप है, देखिए इसके माध्यम से आपको समझाने का कुछ प्रयत्न कर रहा हूँ। ये आपका देखो मेहरगढ़ है ना, ये आपका क्या है हड़प्पा इधर, ठीक है ना, ये आपका मोहनजोदड़ो, ये आपका कोटदीजी, ये आमरी देखो, ये इधर गुजरात में यदि हम बात करें तो क्या है सुरकोटड़ा है, ये क्या है लोथल। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था सिंध प्रांत वाला क्षेत्र है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। आगे बात समझ में? ये आपका पंजाब वाला प्रांत है, ये आपका गुजरात से देखो सुरकोटड़ा ये यहाँ पर है बिल्कुल, लोथल की स्थिति ये यहाँ पर है। यहाँ पर एक स्थल और मिला है जिसका नाम मिलता है नागेश्वर। क्या नाम मिलता है? नागेश्वर। बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है, आगे चर्चा करेंगे इसकी विशेष रूप से। इस मैप के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ये देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर सूतकांगे डोर, पश्चिमी छोर, ठीक है। ये सारे के सारे फिर सिंध प्रांत वाले ये आ गए देखो, है ना, मोहनजोदड़ो, आमरी, बालाकोट, ठीक है ना, ये सिंध प्रांत में है ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा बलूचिस्तान का भाग है ये इधर का, ठीक है। धोलावीरा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको याद रखना, देखो ये गुजरात वाला क्षेत्र आ गया है पूरा। ये इधर चानूदरो, कोटदीजी, ये बहुत सारे स्थल हैं। ये पूरी की पूरी जो नदियाँ हैं देखो, चेनाब, रावी, ऊपर से जिस प्रकार से ये सिंधु नदी भी आ रही है, ठीक है। ये हरियाणा वाले क्षेत्र हैं, कुछ राखी गढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा हमारा राजस्थान का क्षेत्र है। ये सारा का सारा क्षेत्र, ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र आपका पूरा का पूरा। फिर यदि नीचे की तरफ चलेंगे तो नर्मदा के मुहाने पर भी एक क्षेत्र मिला जिसका नाम है भगत राव। क्या नाम है? भगत राव। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और ये आपके सफलता में मील का पत्थर साबित हो। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपका परिवार आह्लादित रहे, प्रसन्नचित रहे और खुशहाल रहे, और जल्दी आपकी मनवांछित सफलता आपको ईश्वर प्रदान करे। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।